विषय लेकर आया हूं, भारतेंदु युग और उसकी प्रवृत्तियां या विशेषताएं। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभिक दौर है, या ये कहें कि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास 3 कालों में बांटा गया। आदिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, और मध्यकाल में भी भक्ति काल, रीतिकाल 2 भाग किए, और उसके बाद आधुनिक काल। जो समय सीमा बताई गई विक्रमी संवत 1900। अब उन्हीं के अनुसार आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के अनुसार जो है, हम समय सीमा को अगर लेते हैं 1900 विक्रमी संवत से अगर 57 घटाएंगे तो 1843 आ जाता है, इसकी प्रारंभिक सीमा आ जाती है। लेकिन कुछ विद्वान इसको 1850 मानते हैं और कुछ 1857 मानते हैं। दोनों के कारण बताता हूं। 1843 गलत नहीं है, हम आधार बना रहे हैं यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास, जो रीतिकाल की अंतिम समय सीमा है, और ये आधुनिक काल का प्रारंभ है। 1850 अगर आधार बनाते हैं तो यहाँ भारतेंदु जी का काव्य इस 1850 में जो है प्रकाशन में आने लगा, और 1857 आधार बनाते हैं तो 1857 की बड़ी क्रांति, जो राजनीतिक सत्ता में बदलाव आया, यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य का जो अंत हो जाता है और अंग्रेजों का शासन आ जाता है। तो इसलिए तीनों ही आधार सही हैं। चाहे 1843 आपने आधार बताने होंगे कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को मान रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य के प्रकाशन से मान रहे हैं, या जो है 1857 की क्रांति मान रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन इस काल में जो हम स्वीकार करें कि 1843 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1843 से 1900 ईस्वी में, ये इसकी समय सीमा है। और भारतेंदु युग को आधुनिक काल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कारण है कि देखिए, और ये नाम क्यों पड़ा भारतेंदु युग? कारण है कि जो भी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के जो विद्वान हुए, उन्होंने जो किसी भी काल का विभाजन और काल का नामांकन करने के कुछ आधार रखे हैं, और उनमें से एक आधार है कोई भी प्रभावशाली जो साहित्यकार है जिसका प्रभाव अन्य साहित्यकारों पर भी हो, या वो स्वयं में इतना बड़ा साहित्यकार हो कि उनके नाम से उस युग का नाम रखा जा सके, उसी श्रेणी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आते हैं। इसी वजह से आधुनिक काल के प्रारंभिक दौर का, यानी 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो समय है या कालखंड है, इसको हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि हमने कहा कि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है। क्यों कहा है आधुनिक काल का प्रवेश द्वार? कि देखिए, एक तरफ रीतिकाल की समाप्ति हो रही है, श्रृंगारिकता, आचार्यत्व, नायिका कनक शिकवर्ण जैसी कविताओं का अंत हुआ है, और नए तरीके की कविताएं लिखी है। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा श्रृंगारिकता से देश प्रेम व समाज सुधार की ओर। इस श्रृंगारिकता से एकदम से ये क्या कारण रहे कि देश प्रेम समाज सुधार की बात आने लगी? देश प्रेम की बात कारण था 1857 की क्रांति में भले ही हम असफल रहे हों, लेकिन उसका प्रभाव जो हमारे उस समय के भारतीय थे, वो जनमानस में वो देश प्रेम जागृत करने में वो क्रांतिकारी सफल रहे, वो महान शहीद जो है सफल रहे, और वो जो चिंगारी उन्होंने जो है आजादी के लिए देश प्रेम की जो जलाई थी, वो जो है बनी हुई थी। एक तो वो बड़ा सबसे कारण है देश प्रेम का। उसके बाद है समाज सुधार। समाज सुधार की बात क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में 18वीं 19वीं शताब्दी जो है धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण के, जिसको रेनेसा बोलते हैं, और भारत में उसको धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है। उसका प्रभाव रहा कि यहाँ जो समाज में और धर्म के लिए जो है बहुत सारे कार्य किए, तो समाज सुधार और धर्म सुधार की जो है बातें आई है। इसी कारण जो है श्रृंगारिकता से जो है कवियों ने मुंह मोड़ा कि नए विषय आए, देश प्रेम और समाज सुधार, धर्म सुधार की बातें होने लगी, और इन्हीं के चलते जो है उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति इस काल में आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं, खड़ी बोली की तरफ झुकाव हो जाता है। कारण है कि मध्यकाल में, चाहे रीतिकाल की बात करें
या भारतीय हिंदू युग में भी जो साहित्यिक भाषा थी वो ब्रज थी, लेकिन धीरे धीरे 1857 की क्रांति की असफलता के कारण जो है लोगों को महसूस होने लगा था कि हमें हमारी जो है एक भाषा होनी चाहिए। हम बटे हुए थे, कोई अवधी बोलता है, कोई ब्रज बोलता है, कोई बुंदेली बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है, कोई हरियाणवी बोलता है, कोई पंजाबी, कोई बंगला, कोई मगही, कोई मैथिली, तो हम बटे हुए थे। तो उस समय महसूस किया जाने लगा था कि एक बोली होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, और वो नेतृत्व करने की क्षमता खड़ी बोली में थी। और धीरे धीरे जो है खड़ी बोली की तरफ झुकाव होने लगा था। भले ही खड़ी बोली की तरफ झुकाव हुआ, लेकिन साहित्य की भाषा जो है ब्रज ही रही, जो आगे भाषा वाले पॉइंट में जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है पद्य के साथ साथ गद्य का विकास होने लगा। इस काल में जो है पद्य लिखा जा रहा था, लेकिन गद्य का विकास होने, गद्य का विकास का कारण है तो धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण के जो भी हमारे महान नेता थे या समाज सुधारक थे, वो कवि तो नहीं थे, लेकिन वो अपने विचार तो दे रहे थे। वो विचार देने के लिए उन्होंने गद्य को अपनाया, इसलिए। और इसके साथ साथ उस समय के जो साहित्यकार थे, चाहे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो, राजा लक्ष्मण सिंह हो, लल्लू लाल जी हो, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो, जितने भी थे, उन्होंने जो है गद्य का में लिखना प्रारंभ कर दिया था। इसीलिए आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा गया। और धार्मिक सामाजिक जो जागरण था, उसी के कारण इस काल को पुनर्जागरण नाम भी दिया गया। बहुत बार ये छोटे क्वेश्चन में आता है कि भारतीय हिंदू युग का जो है दूसरा नाम क्या है, पुनर्जागरण काल। उसके बाद है, बात करते हैं प्रमुख कवि कौन से। भारतीय हिंदू के प्रमुख कवियों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास व स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आदि। अब प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं की बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रवृत्तियां इस काल के साहित्य में। पहली प्रवृत्ति, रीतिकाल का प्रभाव। रीतिकाल जा चुका था, रस्सी जल चुकी थी, लेकिन उसके चिन्ह अभी बाकी थे। कारण था कि रीतिकाल की जो श्रृंगारिकता थी या रीतिकाल की जो काव्य शैलियां थी, चाहे वो कथ्य से संबंधित थी, चाहे शिल्प से संबंधित थी, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव नजर आ रहा था। भले ही रीतिकाल बीतता हुआ कल हो चुका था, लेकिन उसका प्रभाव भारतीय हिंदू युग में जिंदा था, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। रीतिकाल में जैसे कथ्य में, शिल्प में, या जो उनकी शैलियां हैं उनमें, और विषय वस्तु, हर चीज में अगर देखते हैं तो रीतिकाल का प्रभाव नजर आता है। और रीतिकाल की जो श्रृंगारिकता थी उसको तो इस काल के कवि भी भूल ही नहीं पा रहे थे। वो श्रृंगारिकता योगियों बनी हुई थी। तो एक उदाहरण है उनका, मोहन की यह मोहिनी मूर्त, मोहन की यह मोहिनी मूर्त जिये सो, बोलत नहीं बुलाए, जिये सो, हृदय, हृदय को जिये, जियरा जिसको बोलते हैं या हृदय बोलते हैं, कि मोहन की यह मोहिनी मूर्त जिये सो, बोलत नहीं बुलाए। ये रीतिकालीन श्रृंगारिकता का प्रभाव नजर आता है। अन्य जो काव्य की बहुत सारे जो अंग होते हैं उनमें भी रीतिकाल का प्रभाव भारतीय हिंदू युग में देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं अगली प्रवृत्ति, भक्ति भावना। भक्ति भावना भी ये प्रभाव, ये जो प्रवृत्ति है ये भारतीय हिंदू युग को पूर्ववर्ती साहित्य से मिली है, यानी कि भक्ति भावना इनके पूर्ववर्ती साहित्य में थी नहीं। रीतिकाल में देखते हैं तो भी है, भक्ति काल में देखते हैं तो भी है, अगर हम उससे पूर्ववर्ती साहित्य आदि काल में जाते हैं तो भी है, भक्ति भावना की प्रवृत्ति देखने को मिल जाएगी। अब भक्ति भावना की प्रवृत्ति जो है इनके पूर्ववर्ती साहित्य की या परंपरागत रूप से इनको मिली है। जिस प्रकार रीतिकाल के कवियों पे कहा जाता है कि ये जो है भक्ति भावना इन कवियों में नहीं थी, और उस सवाल का हल करने के लिए भी एक बात आती है सामने कि रीतिकाल के कवि भले ही भक्ति भावना को जो है उस तरीके से नहीं अपना पाए जिस प्रकार के जो है भक्ति काल के कवि, लेकिन भक्ति भावना से हीन नहीं कहे जा सकते रीतिकाल के कवि। तो यहाँ पर भी वही बात है, भले ही वो जो है भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण के जो श्रृंगारिक रूप है उनके माध्यम से भक्ति की है, यानी उनको अपने आराध्य देवों को वो भूले नहीं है। उनकी जो है इस काल की रीतिकाल के कवियों की तरह मजबूरी रही होगी कि वो श्रृंगारिकता की बात ही लोग समझने चाह रहे थे। और हर काल में
जिस प्रकार जो है जनता के भाव होते हैं, जनता की मनोवृत्ति है, उसी के हिसाब से हर साहित्यकार अपने काल की, अपनी जनता की जो मन भाव है, मनोवृत्ति है, उसके अनुसार ही जो है अपने भावों को प्रकट करता है। और लोगों की मनोभाव शायद इसी प्रकार के रहे होंगे। और भक्ति भावना के जो चित्र जो देखने को मिलते हैं, मुख्यतः मैंने दो पुस्तकों को उठाया है, भक्ति सरस्वत और कार्तिक स्नान, जिसमें भक्ति भावना के भाव भरे पड़े हैं। और एक उदाहरण लिया है, मेरे तो साधन एक ही, मेरे तो साधन एक ही, जय नंदलाल वृषभानु कुमारी, कि मेरे लिए तो एक ही साधन है, एक ही भगवान, सब कुछ वो एक ही है, नंदलाल भगवान श्री कृष्ण, वृषभानु कुमारी वृषभान की बेटी राधा, क्योंकि राधा श्री कृष्ण है, मेरे लिए तो सब कुछ और कुछ भी नहीं। ये इस काल के कवियों का कि भक्ति भाव रहे। उसके बाद है सामाजिक जागरण। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है, सामाजिक जागरण, यानी कि धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण जो है चला। और पूरा जो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे स्वामी दयानंद हो, विवेकानंद जी हो, आपके उस समय के, चाहे गांधी जी या गांधी जी से पहले के एनी बेसेंट, और क्या नाम आपके महात्मा ज्योतिबा फुले, जितने भी इस काल के जो समाज सुधारक मिलते हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से, किसी ने सती प्रथा का अंत किया, किसी ने बाल विवाह का, किसी ने छुआछूत का, किसी ने नशे का, सब अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे। किसी के भी काम को कम या ज्यादा करके आंका नहीं जा सकता, क्योंकि जरूरत थी एक बहुत बड़े जनसंख्या को, बहुत बड़े क्षेत्र में जो अंधकार में भटक रही थी। ना तो उनके लिए धर्म कोई सार्थक रास्ता दिखा रहा था, ना ही समाज। इसलिए जरूरत थी कि धर्म को और समाज को नई तरीके से समझा जाए। और उस समय के जो महानुभाव थे या विद्वान लोग थे, जिनके भी मैंने अभी नाम लिए, वो उन्होंने अपने अपने तरीके से बहुत बेहतर तरीके से काम किया। और उसी के कारण जो है ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत सारे सुधार देखते हैं, जो आज भी हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। अगर उससे पहले, अगर 17वीं 16वीं शताब्दी में जाएं, तो वो जो है बहुत सारी जो है मान्यताएं जो है ऐसे रूढ़िवाद, ऐसे अंधविश्वास में फंसे हुए हम मिलेंगे। तो हमें जो है बहुत बार तो उन चीजों पर कई बार हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है। लेकिन हमारे जो महान नेता थे या महान समाज सुधारक थे, उन्होंने हमारे समाज को और हमारे धर्म को शुद्धता का रास्ता दिखाया और हमें शुद्ध किया और बहुत अच्छे रास्ते पर लेकर आए। और एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत हमने भारतेंदु युग के कवि उस सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण से प्रभावित होते हुए लिखते हैं कि बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। कि अगर देखिए, धुआं तभी उड़ता है जब आग लगी होती है। बहुत हमने फैलाए धर्म तो फैला लिए और छुआछूत बढ़ा ली। बड़ी विचित्रता की बात है कि हम धर्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है समता, समानता, भाईचारा, वो उससे हटके हम विभाजन की, विखंडन की उसमें आ गए और हम सांप्रदायिकता में बटे, हम जातियों में बटे, हम वर्ण व्यवस्था में बटे, हम स्त्री और पुरुष में बटे। इतना सारा विभाजन, तो कहां जो है समाज एक रह सकता है। और इसीलिए ये जो समाज सुधार थे उस समय के, इन्होंने सब चीजों से ऊपर उठकर पूरे समाज को, धर्म को, देश को एक नई दिशा दिखाई है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीयता की भावना। जो श्रृंगारिकता का दृष्टिकोण था रीतिकाल में, वो अब विषय बदल गया था। भले ही बहुत कम मात्रा में श्रृंगारिकता रही होगी, कुछ ना कुछ श्रृंगारिकता के पद लिखे जाते रहे, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई थी। कारण था 1857 की क्रांति के बाद जो है हमारे देश के लोगों में जो है राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई। और अंग्रेज जो है लगातार जो शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, हमारे यहाँ से जो है वो लाभ ही लाभ कमा रहे थे, हमारे लोगों को दास बनाकर विदेशों में ले जा रहे थे और बेगार लेते थे। इन सभी चीजों से प्रभावित होते हुए इस काल के कवि ने भी जो है अपनी जो है लेखनी के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। और उस अंग्रेजों की शोषण, अत्याचार की मार को जो है कवि लिखते हैं,
रोहू सब मिली, रोहू रोते हैं सब मिलकर, आओ भारत भाई, आओ भारत भाई, भारत की भाई और बहनों आओ, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाए। कि अब तो ऐसा हाल हो गया है कि भारत की जो दुर्दशा है वो देखी नहीं जा रही, आओ मिलकर। कहने का मतलब है यहाँ कि आओ मिलकर ही प्रयास करते हैं कुछ न कुछ, कि भारत की दुर्दशा अंग्रेजों ने कर दी, इतना शोषण कर लिया है, हम आगे बढ़ते हैं, देश की एकता अखंडता की बात करते हैं और हम देश की आजादी की बात करते हैं। और इस प्रकार के भाव सब लोगों को एक साथ राष्ट्रीयता के सूत्र में, राष्ट्रीयता की भावना में बांधते हैं। और इन कवियों ने भी अपने जो है शब्दों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की है। उसके बाद है हास्य व्यंग। हास्य व्यंग होता है कि व्यंग साहित्य में व्यंग ये नहीं कि जैसे समाज शास्त्र में व्यंग किसी का मजाक उड़ाना होता है, यहाँ व्यंग का अर्थ है सामने वाले को सीख देना, ज्ञान देना कि भाई आप गलती कर रहे हो, आप इसको सुधारिए, ये अर्थ होता है व्यंग का। तो इस काल में जो है व्यंग किया गया उस समय की अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी या वर्ण व्यवस्था थी, विभिन्न सामाजिक विसंगतियां थी, धार्मिक विसंगतियां थी, और सबसे बढ़कर अंग्रेजों के जो अत्याचार थे उनके ऊपर जो है इस काल के कवियों ने व्यंग किया है। व्यंग में नए विषय आए, नए विषय आए। नए विषय क्या था? पुरानी लकीर के फकीर, ऐसे ऐसे कि लोग पुरानी लकीर के फकीर हैं भाई, रूढ़ियों को ढो रहे हैं, मानेंगे ही नहीं, चाहे वो धर्म में समाज में, नहीं हमें तो ऐसा ही करना है, धर्म में हमारी तो ऐसी ही मानता है, समाज में नहीं हमारा तो रीति रिवाज यही है। इस प्रकार जो है लकीर के फकीर बने हुए थे लोग, नए कौशल के गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम थे, दिखावा करते थे कि हाँ हम तो हैं तो भारतीय, लेकिन दुबे छुप के जो है रात देर रात को जाकर उनकी गुलामी करते थे। ऐसे लोगों के लिए जो है नए कौशल के गुलाम जैसे नए जो है व्यंग आए। खुशामदीद ऋषि रहीस, यानी कुछ लोग जो है खुशामद करते थे, जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उनकी जी हजूरी करते थे। और उसके बाद नाम तथा दास, वो जो है दास्ता और उनका नाम में भारतीय है और काम दास्ता का। इसी प्रकार भूखे देशभक्त, और कुछ ऐसे लोग थे जो वैसे ही देशभक्ति दिखा रहे थे, और इनके लिए जो है पंक्ति आती हैं कि मुंह जब लागे, ऐसे लोगों के ये व्यंग जो है भारतीयों के ऊपर, ये जो खासकर वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद के ऊपर व्यंग है। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जात मान धन सब कुछ लूटे। भाई मुंह नहीं लगना किसी के, बातचीत नहीं करनी, पास नहीं बैठना, समीप नहीं आना, लेकिन उस आदमी की जाति मान धन सब कुछ लूट लिया जाता है। ये वर्ण व्यवस्था इस आधार पर खड़ी, विभाजित रहेंगे, कभी भी भारतीय बनने की, देशवासी बनने की नहीं करेंगे, विभिन्न वर्णों में, विभिन्न जातियों में बटे रहेंगे। यानी कि इस व्यंग के माध्यम से भारतीयों में भी वे इन चीजों से ऊपर उठने की प्रेरणा दे रहे हैं इस काल के कवि, कि जाति धर्म संप्रदाय इन सब से ऊपर उठी। उसके बाद अगली विशेषता में बात करते हैं इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता की इतिहास वर्तमान पुनः से वर्णन। अब इस काल के कवियों के पास गौरव करने के लिए क्या था? कारण था इतिवृत्त कि देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करनी। अब राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए इनके पास क्या था? आधार बना गौरवशाली इतिहास, जो विशेषकर मध्यकाल का है या उससे पहले का है। तो वो इतिहास जो है, उस इतिहास को आधार बनाकर लोगों में राष्ट्रीयता की, देश प्रेम की भावना जागृत करनी चाहिए, और वो काम इस काल के कवियों ने बखूबी किया है। बहुत सारे जो है ऐतिहासिक प्रसंगों को उठाकर जो है लोगों को जागृत किया और उनको देश की आजादी की लड़ाई के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई के लिए प्रेरित किया है। और यही कारण रहा कि इस काल में जब देखते हैं कि कांग्रेस भी उस समय 1885 में जब आई, तो शुरुआत में यानी कि काल की अंतिम सीमा तक जो है वो एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र की बजाय छोटे छोटे मूवमेंट करने लगी थी, छोटे छोटे आंदोलन सभाएं करने लगी थी। अब जो है वो धीरे धीरे खुलकर अंग्रेजों का विरोध करने का प्रयास शुरू हो गया था। भले ही बड़े आंदोलन बाद में शुरू हुए हों,
वो द्विवेदी युग की अंतिम सीमा पर या छायावाद युग में जाके हमें देखने को मिलते हैं राजनीतिक परिस्थितियों में, लेकिन यहाँ वो शुरुआत दिखाई देती है कि इनके इतिहास के वो वर्णन, जो गौरवशाली इतिहास है, उनके वर्णन उस समय के नेताओं ने, उस समय के जो देश के जो नागरिक थे, उन्होंने जो सुने हैं, तभी जो है वो गौरवशाली इतिहास की बातें सुनकर राष्ट्रीयता की भावना जागृत उनके हृदय में हो पाई और आजादी की लड़ाई के लिए या कम से कम संगठित तो उस समय हुए ही लोग इस वहां। उसके बाद में काव्य अनुवाद। इस काल में जो है मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार का काव्य। मौलिक काव्य वो होता है जो कवि स्वयं लिखता है, जो उनके हृदय के भाव होते हैं और वो अपनी लेखनी से जब स्वयं लिख रहा होता है। अनुदित वो होते हैं कि भाव या किसी और के या कोई और पुस्तक से उसका अपनी भाषा में अनुवाद करना, वो होता है अनुदित काव्य। यानी कि भाव और शब्द किसी और कवि के फिर उनको अपनी भाषा में लिखना, वो अनुदित काव्य। अब इस काल में अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत, ये तीन भाषाएं मुख्य थी और कुछ कुछ जो है मराठी से भी जो है साहित्य अनुदित किया गया। लेकिन मूलतः हम यहां पर ले रहे हैं संस्कृत के नाटक। रघुवंश मेघदूत का राजा लक्ष्मण सिंह ने, जो उस समय के बड़े गद्यकार थे, जो शुरुआती दौर में गद्य का विकास हुआ, तो रघुवंश नाटक और मेघदूत का जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया। तदीय सरस्व व भक्ति सूत्र वैजयंती का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है अनुवाद किया। और इसके साथ साथ ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी मेघदूत नाटक का अनुवाद किया है। अब अनुवाद में ये नहीं होता कि अनुवाद एक जैसा हो, भले ही मेघदूत नाटक का राजा लक्ष्मण सिंह ने भी अनुवाद किया और ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी अनुवाद किया, वो अलग अलग होता है, क्योंकि ये विषय है अनुवाद के प्रकार क्या होते हैं, बहुत गहरा विषय है। अब फिर भी देखते हैं कि इस काल के जो अनुवाद है, अनुवाद शैली है, प्रक्रिया है, उसको किन किन बातों को क्या क्या विशेषता निकल के आती। भावांतरण, भावों को जो है इतने अच्छे तरीके से जो है उनको अनुदित किया है, जिसको हम कहते हैं भावानुवाद, भावों का अपनी भाषा में अनुवाद, कि भाव जो पहले वाली रचना में थे वो ही जो है अनुदित रचना में भी वो भाव आ पाए, या उन भावों को लेके आने में ये जो है इस काल के कवि सफल रहे हैं। और उसमें सरसता, यूं की यूं जो मूल भाव उनमें जो सरसता थी, मिठास थी, वो अनुदित रचना में भी आ पाई, यानी मौलिक रचना में जो थी वो अनुदित रचना में भी आ पाई। और ब्रज भाषा को इन्होंने अपनाया और जो अनुवाद की जो शैली कुशलता होती है, उस कुशलता को इन कवियों ने जो है अपने से दूर नहीं जाने दिया, उसको पकड़ के रखा और अपने अनुवाद को स्टिक बनाया, ताकि लोगों को वही भाव जो है अनुदित रचना में भी आए जो मौलिक रचना में थे। अब बात करते हैं भाषा की। भाषा में जैसे कि ऊपर बताया गया था कि मुख्यतः इस काल की भाषा जो है ब्रज रही, और ब्रज पद्य की भाषा थी और गद्य की जो है खड़ी बोली होने लगी थी। लेकिन खड़ी बोली के भी शब्द जो है इस काल में जो है थोड़ी बहुत मात्रा में बहुत सारी कविताओं में आने लगे थे, और ब्रज भाषा पद्य की भाषा थी, उसने पूर्णतः अधिकार कर रखा था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसके साथ ब्रज प्रथम श्रेणी की भाषा या पहले दर्जे की भाषा इस काल की कही जाती है। उसके बाद जो है खड़ी बोली बहुत थोड़ी बहुत मात्रा में इसका प्रयोग होने लगा था। उसके बाद अंग्रेजी के शब्द, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली देश में थी तो शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी थी, इस कारण अंग्रेजी के भी शब्द आने लगे। इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय बोलियां, चाहे बुंदेलखंडी हो, बघेलखंडी हो, अवधी हो, राजस्थानी हो, सभी के शब्द जो है इस काल के कवियों ने इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद जो है काव्य के जो मुक्तक और प्रबंध, दोनों प्रकार के काव्य रूपों को इन्होंने अपनाया है। काव्य दो प्रकार का होता है, एक मुक्तक, एक प्रबंध, तो दोनों रूपों को अपनाया है। छंद और अलंकार वो परंपरागत अपनाए हैं। कारण था छंद और अलंकारों में जो रीतिकाल में जो छंद शास्त्र और अलंकारों की जो होड़ लगी हुई है, उससे ये भी अछूते नहीं थे, इसलिए मैंने परंपरागत शब्द का इस्तेमाल किया है कि वो जो अलंकार है
जो अलंकारों की होड़ लगी है उसमें आचार्यता और प्रदर्शन की जो बात थी वो न्यूनाधिक मात्रा में इस काल में दिखाई पड़ती है। और अपनी भाषा को लेकर इस काल के कवि जो है कहता है, निज भाषा की उन्नति, निज भाषा की उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। अहे का अर्थ होता है कारण, ब्रज का शब्द है ये अहे, कि निज भाषा की उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, कि सारी उन्नतियों का कारण ही अपनी भाषा की उन्नति होती है। बिन निज भाषा ज्ञान के, अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मिटे नहीं है को सूल। और अपने हृदय की जो पीड़ा है, सूल होता है पीड़ा, वो पीड़ा नहीं मिटती। यानी कि ये कवि कहना चाह रहे हैं कि अपनी भाषा को, बोलचाल की, साहित्य की, शिक्षा के माध्यम की या अन्य माध्यमों की जो भाषा होनी चाहिए वो अपनी यानी कि स्वभाषा होनी चाहिए। और जब तक आपकी साहित्य की, बोलचाल की या किसी भी जो है क्षेत्र की भाषा आप अपनी भाषा को नहीं बनाओगे, तब तक आप जो है स्वयं पर गर्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये कवि अपनी भाषा की उन्नति चाह रहे थे। और इस प्रकार जो है हम भारतेंदु युग और उसके काव्य की प्रवृत्तियों को जान पाए हैं। उम्मीद करता हूं इस व्याख्यान के माध्यम से भारतेंदु युग और उसकी प्रवृत्तियों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।